दोस्तों, एक ऐसा संजीदा मुद्दा जो सिर्फ राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या दिल्ली से नहीं जुड़ा बल्कि पूरे उत्तर भारत से जुड़ा है। मैं आपको अगर इकोसिस्टम को जानने वाले जानकारों के हिसाब से बताऊं तो आप विश्वास करिएगा 800 किलोमीटर से भी जो लंबे में फैली हुई अरावली है उसके 693 किलोमीटर को अब ध्वस्त कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के एक मात्र आदेश से। और अगर अरावली किसी भी वजह से ध्वस्त हुई तो मान लीजिएगा एक सभ्यता, कई राज्य, उत्तर भारत इतना ज्यादा प्रभावित होंगे जिसकी अभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। शायद हमारे आपके जीवन का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षरण आप अरावली का देखेंगे यदि आज आप मुंह बंद करके बैठे रहे और माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस बात के लिए दोबारा विवेचना के लिए उनके आर्टिकल 137 के प्रयोग के लिए अगर हम लोग न मना सके। इसका सबसे जीवंत उदाहरण आपको अनुसूची 6 में मिलता है, जहां आपके मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे, असम जैसे राज्यों ने अपने विशेष राज्य का दर्जा पा करके अनुसूची 6 में आकर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने उनको जो अनुसूची 6 में डाला उसका उन्हें यह फायदा मिला कि वहां के लोकल्स ये तय करते हैं कि हमारे जंगल, हमारे पहाड़, हमारे नदी के साथ क्या होगा। और आज देखिए पूर्वोत्तर के ये राज्य प्राकृतिक संपदा में समृद्ध हैं। मैं आपको बताऊं ये मुद्दा क्या है। सबसे पहले आप इस मुद्दे को जानिएगा, उसके बाद अरावली के इस मैटर पे आइएगा। मैं आपको बताता हूं कि अरावली का मुद्दा आज का नहीं है और डायरेक्ट ये अरावली से जुड़ा हुआ भी नहीं है। ये कैसे अरावली पे आकर गिरा ये मैं आपको समझाना चाहूंगा। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा 1-2 मिनट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1995 ईस्वी में तमिलनाडु के एक व्यक्ति जिनका नाम था टी.एन. गोदावरम जी ने इन्होंने आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया। किसके लिए? नीलगिरी के जंगलों के संरक्षण के लिए। और तब 1996 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें उसने मोटे तौर पे बता रहा हूं यह कहा कि कौन जंगल, 1996 में इस मुकदमे का फैसला आया। उस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन जंगल किस भूमि को हम जंगल घोषित करेंगे, किस भूमि को हम समतल रिहायशी इलाका घोषित करेंगे, ये सरकार के नोटिफिकेशन तय नहीं करेंगे। ये वहां के स्थानीय लोग और समझदार टाइप के जो पर्यावरण के लोग हैं वो तय करेंगे। और ये फैसला सुनाने के बाद ये बात यहां रुकी नहीं बल्कि ये बात यहां पे शुरू हो गई। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये लोग तय करेंगे पर्यावरण से संबंधित कि कौन जंगल है कौन नहीं है, बस खेल वहीं से शुरू हुआ। फिर क्या था? फिर समय बीतता चला गया और 31 जनवरी 2024 को एक कमेटी बनी जिसको कि ये काम सौंपा गया। 31 जनवरी 2024 को काम सौंपा गया जिसमें आपके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी था। और आपके देखें तो एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और मंत्रालय, कई मंत्रालय इसमें शामिल थे, जो खास करके पर्यावरण मंत्रालय, इन सबको काम सौंपा गया। और कमेटी एक फिर आगे चल के 24 के बाद मई 2024 में पहली कमेटी बनी थी 31 जनवरी 2024। कब बनी थी? 31 जनवरी 2024 कि आप जरा काम बताइए, आप बताइए कि कौन पर्यावरण के अंतर्गत किसको हम जंगल मानेंगे, किसको पहाड़ मानेंगे। जीएसआई और इन दोनों ने, अब जरा समझना तभी आवाज उठा पाओगे, जीएसआई और एफसीआई ने, जीएसआई ने कहा कि यार जिनका भी जो भी 3 डिग्री ढलान होगा और 20 मीटर 3 डिग्री ढलान और 20 मीटर ऊंचा जो भी होगा हम उसे पर्वत मानेंगे। सही था, 20 मीटर से ऊंचा जो भी है पर्वत मानेंगे। वहीं एफएसआई ने अपनी डिफिनीशन को थोड़ा सा, जीएसआई एफएसआई की ये रिपोर्ट थी, एफएसआई इस रिपोर्ट को एक और कमेटी बनी थी, टेक्निकल कमेटी, कि ये तो पर्यावरण के हिसाब से अपना बात बताएंगे। टेक्निकल कमेटी ने मई 2024 में, ये जनवरी में आई कि इसको हम पहाड़ मानेंगे। टेक्निकल कमेटी जो बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट में कहा नहीं, जो 4.57 डिग्री ढलान और 30 मीटर ऊंचाई के होंगे उन्हें हम पहाड़ की सीमा में मानेंगे।
कि 4.57 ढलान रहेगा और 30 मीटर ऊंचाई रहेगी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो मल्टी एजेंसी कमेटी थी, जिसमें जीएसआई, एफएसआई और 3-4 एजेंसियां थी, करीब 5-6 थी, उन्हीं को कहा गया मल्टी एजेंसी। उस मल्टी एजेंसी कमेटी ने इस डिफिनीशन को मानने से इनकार कर दिया। बोला नहीं, जो 100 मीटर से ऊंची होंगी, हम उन्हें ही सिर्फ पहाड़ मानेंगे, उन्हें ही सिर्फ पर्वत मानेंगे। और इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ है? अरावली का जो 3.2 अरब पुराना साल हमारा आपका जंगल है, जिसमें करीब 12,081 पर्वत आते हैं पूरे अरावली के अंतर्गत, इस डिसीजन से, 100 फीट वाले डिसीजन से, इसमें मात्र 1048 पर्वत ही बचेंगे। बाकी सभी माइनिंग हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, खनन माफिया हो, या भारत सरकार के पास खुद उसके पट्टे आ जाएंगे कि आप कमा लो। 12,081 में से 1048 पर्वत ही ऐसे हैं लल्ला, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो 100 मीटर से ऊंचे हैं। तो इसका मतलब वो गए फिर, अब उन पे कोई बोलने वाला ही नहीं है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का 2010 का ये मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं, जिसमें उसने, ये एफएसआई का ही, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का ही रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भाई मात्र 12,081। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं आप लोग को एक मुकदमे का, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के एक मुकदमे के बारे में बताता हूं। यही सुप्रीम कोर्ट जो आज इस तरीके का निर्णय सुना रही है, उसको याद होना चाहिए कि उसी सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने सन 2010 में एक मुकदमे का फैसला सुनाया था, जिसमें उसने कहा था कि राजस्थान में, इसी अरावली रेंज में 128 पर्वत थे। उन 128 पर्वत में से 31 पर्वत भूमाफियाओं ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तब इसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि क्या हनुमान जी इन पर्वतों को उठा ले गए हैं? क्या हनुमान जी 31 पर्वत 2010 में उठा ले गए? 128 जो कि राजस्थान में पड़ती, उनमें से 31 पर्वत गायब हो चुके थे। आज वही सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं क्या उसे हुआ, वो ये कहता है नहीं नहीं, 100 मीटर से अगर ऊंचा उनकी ऊंचाई नहीं है तो ये पर्वत ही नहीं माने जाएंगे। इस हिसाब से 12,000 में से 1048 पर्वत ही बचेंगे। और अगर आपको मैं बता दूं, ये पर्वत ना बचे, ये अरावली ना बचा, तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। अगर हम नुकसान की बात करें तो इसमें ऐसा ऐसा आपको नुकसान देखने को मिलेगा। 29 जिलों के 4 राज्य इसके संरक्षण से बाहर हो जाएंगे। ये राजस्थान को 2 भाग में बांटता है, पश्चिम में मरुस्थल, पूर्व में उपजाऊ। जैसे ही ये हटेगा, आप समझिए कि लूनी नदी जो ऑलरेडी समाप्त के कगार पे है, बनास नदी, चंबल नदी, जिनका ये स्रोत है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो आज जो आप राजस्थान में उपजाऊ देख रहे हैं, वो भी धीरे से मरुस्थल में बदल जाएंगे। इस पर्वत के खत्म होने से अरावली पर्वत रेंज, जो कि दिल्ली के रायसीना हिल्स तक, राष्ट्रपति भवन तक फैला हुआ राजस्थान से चल के, अगर ये पर्वत खत्म हुआ तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी, दिल्ली में ये धूल बैरियर का काम करते हैं। और सिर्फ दिल्ली नहीं, यूपी बिहार तक धूल बहुत कई हजार किलोमीटर तक कैरी करते हैं। मत सोचिएगा 100-200 किलोमीटर तक उनके माइक्रो पार्टिकल्स कैरी करते हैं। तो वो क्या होगा कि फिर दिल्ली धीरे धीरे धूल का मैदान बनेगा। सूर्य की किरणें जो आज अरावली के पर्वतों पे, इन जंगलों पे पड़ के रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, यहां पड़ेंगी और रिफ्लेक्ट होकर के दिल्ली के बगल में हिमाचल प्रदेश की हिमालय पे पड़ेंगी। और जब हिमालय पे पड़ेंगी, वहां का जब बर्फ पिघलना शुरू होगा, तो फिर आप देखिएगा बाढ़ आना, खास करके बिहार में, यूपी में शुरू हो जाएगा। अभी आज बिहार खाली कोसी से जूझ रहा है, अरावली को हटाने दीजिए, इसका दूरगामी प्रभाव देखिएगा। बिहार, यूपी दोनों बाढ़ में डूबेंगे। आज जो आप कृषि प्रधान देश ये वो कर रहे हैं, वो सब समाप्त होने लगेगा। यही नहीं, अगर मैं आपको अरावली के बारे में और बताऊं, तो यूपी बिहार में जो आपके पश्चिम भारत के हीट वेव हैं, अगर अरावली खत्म हुआ, अरावली एक बैरियर का काम करती है, उत्तर भारत में आने से पश्चिम भारत के हीट वेव को वो रोकती है, वो भी खत्म हो जाएगा। 15 से ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य हैं इस अरावली में, वो भी खत्म हो जाएंगे। 10 से ज्यादा इको सेंसिटिव जोन है अरावली में, वो भी खत्म होंगे।
25 से ज्यादा जानवरों के प्रकार हैं, वो वन्य जीव भी खत्म होंगे। और यही नहीं, पता नहीं कैसे हमारे देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी, वो भी इसी अरावली क्षेत्र से हैं, वो अलवर से सांसद हैं। और अगर भूपेंद्र यादव जी की बात की जाए, भूपेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री जी शायद हम लोग के रिक्वेस्ट को सुनेंगे और बात करेंगे। भूपेंद्र यादव जी जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, वो इसी अरावली क्षेत्र में उनका घर पड़ता है और इसी अरावली क्षेत्र में रहने वाले अलवर से वो वर्तमान में सांसद हैं। न जाने क्यों भूपेंद्र यादव जी शांत हैं। उम्मीद करते हैं कि ये उठेंगे, जागेंगे और हम लोग की आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे। सबको छोड़िए, देश की जो सर्वश्रेष्ठ पद है, जिसको आपको क्या कहा जाता है, रायसीना हिल्स, इसी अरावली रेंज के ऊपर यहीं पे आपके दिल्ली पड़ता है और दिल्ली के आखिरी छोर पे रायसीना हिल्स पे राष्ट्रपति महोदया का राष्ट्रपति भवन है। अगर वहां पे उसको मैप में देखा जाए 100 मीटर से ऊपर नहीं है, तो क्या आप राष्ट्रपति भवन के ऊपर कार्रवाई करेंगे? भाई 100 मीटर अरावली नहीं है, अरावली नहीं है तो हमको खनन का अधिकार दे, तो हम नीचे से खनेंगे, अब गिर जाए तो गिर जाए बिल्डिंग जो उनके ऊपर जहां जहां तक राजस्थान में पड़ रही हैं। तो क्या राष्ट्रपति भवन पे भी बात आएगी? पॉइंट है कि नहीं? 100 मीटर से कम का है तो भैया हम इसको भूमाफिया फिर ले ले, कोई भी ले ले। इससे बेहतर है लल्ला, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, मेरे भारतवासियों, आवाज उठाना। सेव अरावली आपका एक छोटा सा कदम, मैं मानता हूं हम लोग वीडियो, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ही आप आवाज उठा सकते हैं। आप यूपी, बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, कहीं भी बैठे हो, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, आवाज उठाने के लिए कहिए। मैं भी हाथ जोड़ता हूं, आप भी कमेंट बॉक्स में हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए लोगों से कि प्लीज सेव अरावली, ये आपके कमेंट बॉक्स में जाना चाहिए। #save_अरावली मैंने वो आपके चलवाया हुआ है, कमेंट बॉक्स में देखिए ऊपर लगा है, वही आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये आपको कुछ लिखना है, हैशटैग पहले बनाना, उसके बनाना सेव, उसके बनाना लल्ला सेव, और फिर बनाना _ और फिर लिख देना अरावली, ठीक है ना। फिर आप क्या लिखोगे? अरावली, अरावली। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और पूरे भारतवासियों को इस मैटर में साथ देना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन रहेगा, अगर ये वीडियो उनसे संबंधित किसी के पास पहुंचता है तो सर आर्टिकल 137 आपके लिए ही बना है, रिव्यू जुडिक्शन करिए। लद्दाख में बैठे हुए सोनम वांगचुक इसीलिए शेड्यूल 6 में चाहते थे लद्दाख को, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वहां के पर्यावरण के साथ थोड़ा भी छेड़छाड़। आज वो जेल में बैठे हुए हैं। आप देखो ना, अनुसूची 6 में जो असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा आता है, वो खनिज संपदा से परिपूर्ण है। तो हमें लगता है इन पहाड़ों को भी शेड्यूल 6 में डाल देना चाहिए, इन पहाड़ों को भी आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं ये संरक्षित है। समझ रहे हो? अरे यार 12,081 पर्वत में से मात्र 1,048 बचेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सेशन को यहां पे समाप्त करता हूं, लेकिन #save_अरावली ये आज का कमेंट बॉक्स होना चाहिए और अपने हिस्से की जिम्मेदारी आप जरूर निभाइएगा। और अगर आपको बात सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और हां, अरावली का ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।